हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर फिज़िक्स फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर 3 इन हीट 1। हीट 1 में लेक्चर 3, अभी तक हमने हीट 1 का लेक्चर 1 पढ़ चुका है, लेक्चर 2 पढ़ चुका है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था बेसिक चर्चा, जिसमें हमने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। उसके बाद दूसरे में हम लोगों ने हीट पढ़ा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट पढ़ा, कैसे मैकेनिकल एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है और हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसके बारे में पढ़ा। और आज के लेक्चर में हम फर्दर जो है आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक का ये रीकैप था, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद चलेंगे। तो आज का पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो फेज चेंज होगा। क्या होगा? फेज चेंज। किस तरह फेज चेंज होता है, तो हीट में क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर इसी में आएगा अगला टॉपिक लैटेंट हीट ऑफ वेपर या वेपराइजेशन। उसके बाद इसी में आएगा फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, ये फेज चेंज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फेज डायग्राम तक ये होगा। और चलो स्टार्ट विथ फेज चेंज। फेज चेंज क्या है उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दें हम। तो जैसे कि लोअर क्लासेस में जब हम मैटर पढ़ रहे होते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो हीट में या हीट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। तो फेज चेंज क्या होता है? फेज चेंज एज ए डिफाइन होता है कि जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो हमें एक हीट या एनर्जी देनी होती है, जो क्या करती है उस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में या फिर सेपरेट करने में एक्सपेंड होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि जिस समय हम फेज चेंज कर रहे होते हैं उस समय हम कोई टेम्परेचर में राइज नहीं देखते हैं। क्या होता है कि उसके बॉन्ड या उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं या फिर उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वो फेज चेंज होता है। तो फेज चेंज का ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था और यही कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। तो देखो सॉलिड होता है, ये सॉलिड में है, फिर ये चेंज होगा लिक्विड में, लिक्विड में चेंज होगा, और फिर ये जाएगा गैस में, गैस में चेंज होगा। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड का चेंज होता है, तो हीट हमें देनी होती है, हीट गिवन। जब हम हीट देते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो काफ़ी पास होते हैं, हमें पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, उसमें कोई ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड से कम होती है, तो हीट देना पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है। उसी तरह से लिक्विड को हीट एनर्जी देते हैं, हीट गिवन। तो लिक्विड को जब हम हीट गिवन करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर तक जाते हैं, तो हीट गिवन होता है। तो ये प्रोसेस उल्टा भी किया जा सकता है, इधर से इधर जाएंगे तो हीट टेकन होगा। ये बहुत ज़रूरी है आप जाने कि गैस से लिक्विड जाएंगे तो हीट टेकन होगा, और लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो भी है हीट टेकन होगा। ये पूरी कहानी है। सॉलिड से लिक्विड गए, हमें गिवन देना पड़ेगा एनर्जी, और उसी तरह से लिक्विड से गैस गए तो भी हमें एनर्जी देना पड़ेगा या हीट देना पड़ेगा, और गैस से लिक्विड आए तो एनर्जी को लेना होगा, और लिक्विड से सॉलिड आए तो भी हमें एनर्जी को देना होगा। तो ये सारी, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये भी प्रक्रिया टेम्परेचर कांस्टेंट पे होगी और ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट पे होगी। यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड जाएं तो भी फ्रीजिंग पे होना होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएं तो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और वाटर के लिए ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जो वाटर के लिए 100 डिग्री होता है। ये टोटल पिक्चर है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का आइस है, उसको हम क्या करते हैं, हीट गिवन देते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। किसमें, आइस वाटर, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बताओ, ऑब्वियस सा है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 0 डिग्री पे जो है हमारा आइस होता है, तो 0 डिग्री पे ये वाटर में चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे उसमें भी बन जाएगा कि लिक्विड से हम गैस जाते हैं, या हम लिक्विड वाटर लेते हैं और टोटल का टोटल स्टीम में चेंज हो गया है, तो उस समय स्टीम की टेम्परेचर क्या होगा, तो 100 डिग्री होगा। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो उसको पॉज करके नोट कर लो और ये क्वेश्चन लिख लो, तो हम आगे चलते हैं। तो अब आता है कि हमारे पास हमने देखा 2 बार हमारा फेज चेंज होता है। एक बार जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, दूसरी बार लिक्विड से सॉलिड जाते हैं। तो जो एनर्जी दी जाती है इस फेज चेंज के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और जिस तरह से जो फेज चेंज होता है उसको बाद में उसका नाम दे देते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और जब हम लिक्विड से स्टीम जाते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो पहले एक को डिफाइन करते हैं, फिर दूसरे को डिफाइन करते हैं, और फिर बहुत सारा क्वेश्चन लगा के फेजर डायग्राम पे चलते हैं। तो आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज एनर्जी, या इट इज ए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ solid substance, to change 1 gram of solid substance into 1 gram of liquid substance at freezing temperature। बहुत ज़रूरी है freezing temperature, कि ये वो एनर्जी चाहिए जो 1 ग्राम सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को 1 ग्राम लिक्विड सब्सटेंस में चेंज कर दे एट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में वो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट होता है कैलोरी प्रति ग्राम। इसका दूसरा यूनिट हम ले सकते हैं जूल प्रति ग्राम। जब इसको हम चेंज करेंगे, 1 कैलोरी ग्राम को चेंज करेंगे तो 4.2 जूल प्रति ग्राम ले लेंगे। तो ये कन्वर्जन है जो कि पहले भी बताया जा चुका है, ये इसका यूनिट है। तो इसको मिटाते हैं और फर्दर चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर ऑफ
वाटर, जो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। हाँ बिल्कुल सही। अगर हम वाटर आइस को, अगर हम आइस 0 डिग्री आइस को चेंज करेंगे 0 डिग्री वाटर में, और 1 ग्राम आइस है और 1 ग्राम वाटर हमें मिल रहा है, तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड होती है, वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट इतना होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगर हम इसका कन्वर्जन करें किसमें, LF, इसका कन्वर्जन हम करें किसमें, जूल प्रति किलोग्राम में, तो 80 गुणे 4.2 गुणे 3 ये जूल प्रति केजी आएगा। यानी 1 किलो आइस को कितना जूल वर्क या एनर्जी दे दिया जाए कि वो चेंज हो जाए, तो ये आता है। तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33 गुणे 10 की पावर 3 जूल केजी। तो हमें कभी कभी जो है ये भी यूनिट दे दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं है, बस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है सॉलिड या आइस या सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। तो चलते हैं फिर दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इसका डिफिनीशन है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, इट इज एनर्जी टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू 1 ग्राम ऑफ वेपर एट बॉइलिंग टेम्परेचर। कैसे, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, 1 ग्राम लिक्विड होगा जो चेंज होगा 1 ग्राम ऑफ गैस में या वेपर में, और ये लिक्विड है। तो क्या कहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि 1 ग्राम लिक्विड है, जब उसको हम चेंज करते हैं 1 ग्राम गैस में, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपर बोलते हैं एट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। हमने पहले भी बोला है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर बोला जाता है उसको जो जिस पे ये फेज चेंज होता है। तो हमको इसका डिफिनीशन अभी समझ में आया। इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है। तो लेटेंट हीट ऑफ, इसका भी यूनिट सेम होता है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होता है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। किसके लिए, स्टीम के लिए। यानी कि अगर 1 ग्राम लिक्विड वाटर है और उसको 1 ग्राम स्टीम में चेंज करना हो तो हमें 540 किलो कैलोरी ग्राम देना होगा। तो इसको भी अगर हम जूल में चेंज करें तो 4.2 गुणे का मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ जाएगा, जूल प्रति केजी। तो 54 गुणे 42, 8, 10, 16, 20, 1, 21। फर्दर कन्वर्जन आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ये बेसिक सा मैंने कर दिया आपको। तो 1 ग्राम
लिक्विड को 1 ग्राम स्टीम में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है एट बॉइलिंग टेम्परेचर पे, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो अब इसके लिए टोटल हीट कितना लगेगा उसके लिए फार्मूला आता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट कितना हीट लेगा, मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना हीट लेगा, वो सिर्फ टोटल टू उसके मास पे डिपेंड करता है, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी मास ऑफ सब्सटेंस। तो हटाते हैं, तो लेटेंट हीट जो पर ग्राम रिक्वायर होती है उसको लगाते हैं, ऐसे कांस्टेंट है L, अगर फ्यूजन के लिए जाएगा M, ये फार्मूला होता है। अगर हम वेपर के लिए ले तो LVM। फार्मूला क्या है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर मान लो जैसे कि तुम्हें सॉलिड से, ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड गए हो, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो उसके लिए LF यूज होता है। तो LF इंटू मास, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस होता है। तो जितना मास है और उसके लेटेंट हीट आप वेपराइजेशन के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह वेपर का होता है, वेपर का लेटेंट हीट दिया हुआ हो तो उसके टोटल मास से जितना मास चेंज कर रहे हैं, जितने ने फेज चेंज किया है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, ये फिर कैलोरी में आएगा या फिर जूल में आएगा, जिस हिसाब से इसकी वैल्यू रखोगे इसकी वैल्यू रखो, क्योंकि ये तो हीट ही है। तो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचा है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक 100 ग्राम का आइस है -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हमें क्या किस में चेंज करना है, वाटर एट 20 डिग्री पे करना है, वाटर एट 20 डिग्री पे करना है। इसका स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा चुके हैं। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इतना डाटा दिया हुआ है, तो हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले, और हाँ एक चीज़ और, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इतने डाटा की ज़रूरत हमें पड़ेगी, और आप जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इन्हीं चीज़ों को उसमें सर्च करने की कोशिश करना। अगर नहीं है तो ये चीज़ याद करना। लेकिन बेसिकली क्या है, आजकल मैंने देखा है और सब लोग जानते हैं कि सारे डाटा गिवन होते हैं, बस तुमको कॉन्सेप्ट पता हो तो सब कुछ उसमें दिया होता है। तो हम चलते हैं, इसको अभी रिरेज कर देते हैं, आप लोग लिखे होंगे। तो पहले क्या होगा कि ये 15 डिग्री से 0 डिग्री पे ले जाना होगा, यानी कि 15 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस पे ले जाना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए Q बराबर MS डेल्टा T वाला फार्मूला लगाएंगे। ये क्या है, आइस वाला है। तो 100 ग्राम 100 गुणे आइस का 1/2 होता है और 15, तो ये हो जाएगा 50। तो 15 × 5 = 75, 0 कैलोरी। तो 750 कैलोरी की ज़रूरत होगी हमें इसका 15 डिग्री से 0 डिग्री पर आइस ले जाने में। तो ये 750 कैलोरी लग गया। अब इसके बाद इसका कन्वर्जन क्या हो, किधर होगा, 0 डिग्री वाटर में।
0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में होगा, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो फार्मूला क्या लगेगा, Q बराबर LF_m। तो m की वैल्यू क्या है और L की वैल्यू दी हुई है 80, m की वैल्यू 100 है, तो ये सिंपल सा 8000 कैलोरी आ जाएगा। तो इसको मिटा के हम लिख देते हैं 8000 कैलोरी। कैसे आया, इसकी वैल्यू पुट कर देने से। तो अब फर्दर हम चलते हैं, क्योंकि 0 डिग्री वाटर थोड़ी चाहिए हमें, तो 20 डिग्री वाटर चाहिए। तो 20 डिग्री वाटर के लिए फिर फर्दर हमें क्या लगाना होगा, Q = m डेल्टा SW डेल्टा T। तो m फिर वही है 100 गुणे 1 गुणे 20, क्योंकि 0 से ले जा रहे हैं, 20 - 0 तो 20 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 कैलोरी। तो 2000 कैलोरी चाहिए हमको 0 डिग्री से 20 डिग्री तक ले जाने के लिए। तो टोटल हीट की रिक्वायर्ड क्या होगी, टोटल हीट हमें देना होगा 750 प्लस 8000 प्लस 2000, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10,000, 10,750 कैलोरी। 10,750 कैलोरी अगर हम हीट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा 20 डिग्री वाटर में। तो फर्दर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो लेते हैं इस बार हम एक 10 ग्राम का आइस एट 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ये आइस है 10 ग्राम का। इसका क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसको हम किस में चेंज करते हैं, 100 डिग्री स्टीम में, स्टीम ऑफ वाटर में, पूरा का पूरा 100 डिग्री स्टीम ऑफ वाटर में चेंज हो गया। तो इस बीच हमें क्या दिया है, SW यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, LV दिया हुआ है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और S स्टीम दिया हुआ है 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इतना डाटा है, सभी लोग पॉज करके इसको नोट कर ले। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो इसको इरेज कर दें, हमें डाटा याद है, तो हम इसको चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री आइस से, 0 डिग्री आइस से। क्योंकि 0 डिग्री पे है तो इसको 0 डिग्री तक लाना नहीं पड़ेगा, तो इसको सीधे लेटेंट हीट चाहिए, Q बराबर LF_m। तो Q इनको कितना चाहिए, 80 गुणे 10, 800 कैलोरी। 800 कैलोरी पे ये कितने में चेंज हो जाएगा, 0 डिग्री वाटर में, 0 डिग्री वाटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री वाटर तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे ही फेज चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर MSW डेल्टा T। तो M बराबर 10 है, S बराबर 1 है, 100 - 0, क्योंकि 0 से तो ले गए हैं 0 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी। हमें लगता है सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद इसका जो चेंज होगा, इसका 100 डिग्री पे ही ये फेज चेंज करेगा और 100 डिग्री पे स्टीम ऑफ वाटर मिलेगा। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, Q = LV_m। तो Q कितना लगेगा, LV है 540 गुणे 10 बराबर 5
5400 कैलोरी। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो अपना सुधार लीजिएगा। तो टोटल हीट की रिक्वायर्ड क्या होगी, टोटल हीट हमने यहाँ पे 800 दिया है, इसको हम किलो कैलोरी में अगर चेंज कर ले तो 1000 से डिवाइड करने पर 0.8 आएगा ये, और ये 1 आएगा, और ये 5.4 आएगा। तो ये अगर इसको जोड़ेंगे 8 4 12 होगा तो 6.2 + 1 7.2 किलो कैलोरी। आंसर है कि हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, 7.2 किलो कैलोरी। अगर हम 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी हीट दे दें किसी भी तरीके से तो ये जो है स्टीम ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज करिए, इसको नोट करिए और फर्दर चलते हैं। तो देखिए हमने फेज चेंज पे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसका एक थोड़ा जो टफेस्ट वैरायटी आएगा वो ये है कि आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग मतलब तीनों स्टेट में दिया गया हो और मिक्सर किया गया हो, और फिर बताना हो कि उसमें कितना लिक्विड में है या कितना गैस में है या फिर कितना सॉलिड में है। वो एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा कहीं पे कुछ और नहीं पूछा जाएगा। तो उसको करते हैं और उसके बाद इसका फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि 20 ग्राम आइस है। कितना? 20 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर एक फ्लास्क में या एक बर्तन में कोई सा भी आप ले लो, उसमें 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है। ये आइस है, ये वाटर है, वाटर है एट टेम्परेचर 10 डिग्री पे, और फिर गैस भी है, गैस है यानी कि स्टीम है, स्टीम ऑफ वाटर है, और इसका 10 ग्राम नहीं 5 ग्राम ले लेते हैं, देखते हैं 5 ग्राम है एट टेम्परेचर कितना 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे टफ तो नहीं आएगा तुम्हारे उसमें। और दिया हुआ है क्या, पहला स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम होता है 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा LF दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और चौथा LV दिया हुआ है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो हमें बताना है कि क्या उस समय पोजीशन होगी, वो कितना पार्ट उसका लिक्विड में होगा, कितना गैस में होगा और कितना सॉलिड में होगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और फिर बाद में हम पता करेंगे कि क्या स्थिति या क्या पोजीशन होगी। तो इसको इरेज करते हैं, सभी लोगों ने लिख लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों को पहुंचाते हैं कहाँ पर, 100 डिग्री वाटर में, और फिर इसको पहुंचाएंगे 100 डिग्री वाटर में। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है, फिर हम आते हैं कि ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना का हिट एंड ट्राई रूल है। अगर थोड़ा सा अंदाज़ा आपको है तो आप कर जाओगे। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको 100 डिग्री पे पहुंचाते हैं। इसको 100 डिग्री पे, अगर 10 डिग्री पे है तो 0 डिग्री आइस में पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी की कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला में पता है MS डेल्टा T। तो 20 ग्राम 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, तो 10, 2 ने 2 को मारा तो ये हो जाएगा कितना 100।
100 कैलोरी। 100 कैलोरी जो है हमें लगा इसको आइस में पहुंचाने में। आइस के बाद इसको 0 डिग्री आइस पे हो गया, 0 डिग्री वाटर बनाना पड़ेगा। फेज चेंज मत भूलिएगा, लोग भूल जाएंगे और इस स्टेप को जो है स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे उसका फार्मूला Q = LF_m इधर लिख देता हूँ। तो 80 × 20 बराबर ये कितना होगा 160। तो इधर ये फार्मूला हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो ये आ जाएगा 160 कैलोरी। 160 कैलोरी फार्मूला इधर लिख देते हैं LF_m। और फिर इसको अब वाटर में चेंज हो गया है तो हम 100 तक पहुंचा देते हैं। 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर के लिए हीट हमें होगी mSW∆T। तो ये हो जाएगा 20 × 1 × 100 बराबर 2000 कैलोरी। 2000 कैलोरी। तो देखा जाए तो 2260 अभी तक लगा हुआ है। उसके बाद इसका क्या है, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, ये सीधे 100 डिग्री वाटर पे चेंज हो जाएगा। और देखा जाए तो यही फार्मूला Q = m∆SW∆T से यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये 10 डिग्री पे था तो 100 × 1 × 90। 90 कैसे आया सर, 100 - 10 बराबर 90। तो ये हो जाएगा 9000 कैलोरी। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो टोटल अभी तक हमें जो है इसको 100 डिग्री तक पहुंचाने में हमें टोटल एनर्जी कितने लग गई है 9 2 11 कैलोरी। अब इसको 100 डिग्री स्टीम तक लाने में कितना लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। तो 5 ग्राम × ½ × 50 तो ये हो जाएगा 25 बराबर 125 कैलोरी। हम इसको डाउन ला रहे हैं, देखिए इस यहाँ बढ़ाया गया है, उसको डाउन लाया गया है, तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। उसके बाद इसको आते हैं 100 डिग्री वाटर में। 100 डिग्री वाटर में इसको चेंज करेंगे तो कितना लगेगा 5 × 540, क्योंकि Q = mLV होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 5 0 5 चौक 20, 5 × 5 = 25 2 27। तो टोटल गिव करेगा ये 100 डिग्री वाटर तक पहुंचने में टोटल एनर्जी जो लेगा या देगा वो इतना होगा। तो ये अगर जोड़ लें तो 5 2 8 2 कैलोरी, 2825 कैलोरी ही देगा। और हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा की है, हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा की है। अगर हम 0 डिग्री वाटर पे ले आए तो यहाँ 0 डिग्री वाटर तक आने में हमें टोटल 260 लगेगा। वो तो दे देगा, वो तो देगा। उसके बाद 2000 लगेगा इसको 100 डिग्री वाटर में, यानी कि ये जो है किसी मिड टेम्परेचर पे या टी टेम्परेचर पे क्या जो है हमें एनर्जी देगा। ये 1600 है, देख लेते हैं जो है ये 20 × 80 बराबर 8 दूनी 1600। हाँ जी, ये हमने यहाँ पे गलती किया था, ये 1600 है। तो ये कितना हो गया जाएगा 1700 कैलोरी इसको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है 1700 इसको यहाँ से मिल गया, तो हमें किसी टी टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा है। तो
ये 100 तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमें 100 तक स्टीम देखो हमने बताया कि स्टीम जब लिक्विड या सॉलिड में जाता है तो एनर्जी उसकी रिलीज होती है। तो ये 100 डिग्री वाटर तक आने में ही 2225 खर्च कर दिया है। तो ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ पे 0 डिग्री वाटर से 10 डिग्री के वाटर तक ले जाते हैं। कहाँ तक? 10 डिग्री के वाटर तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणे 1 गुणे 10 2200 कैलोरी। तो ये टोटल हीट इसको चाहिए यहाँ तक पहुँचने में 17 दूनी 1900 कैलोरी। 1900 कैलोरी इसको चाहिए। तो ये जो है ये आइस प्लस वाटर मिलके टोटल कितना हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो हमें इस अंदाज़ा लगाना होगा कि चल क्या रहा है। तो अभी हमारा पहुंच गया है 10 डिग्री वाटर पे। टोटल वाटर कितना हो जाएगा इसका 100 प्लस उसका 120 ग्राम। और एनर्जी टोटल हमें कितना इसमें एक्सपेंड हुई है कैलोरी की। तो अब इसको फर्दर 10 से हमें पहुंचाना है 10 डिग्री वाटर तक। तो कितना रिलीज होगा 5 गुणे 1 गुणे 10 तक लाना है 90। तो 9 पचे 45 450। तो 450 भी ऐड कर लें उसमें, इसमें 450 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3227। तो 3270 में जब ये माइनस होगा 3270 में 1900 का माइनस होगा 07। तो 1370 कैलोरी हमारे पास बची है। अब हमारे पास वाटर कितना है 10 डिग्री पे है और इसका ग्राम में वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वहाँ से ले लो तो 125 ग्राम। अब 125 को कितना डिग्री बढ़ाने में ये लग जाएगा तो ये निकालते हैं। तो MSW डेल्टा T बराबर 1370। M बराबर 125 है 1 और ये कितना है T टेम्परेचर तक जाएगा -10। तो 10 3 अपान तो इसको डिवाइड करते हैं। ओके हाँ, तो आते हैं फिर यहाँ अगर 0 बढ़ाओगे तो 0 यहाँ पे उतारना होगा। तो कितनी बार 9 बार 9 पचे 45 9 दूनी 18 4 22 9 2 11। तो ये कितना आ जाएगा 75। फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 = 10 + 10 - 9 तो 20.9 डिग्री। तो हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है कि हमारे पास 125 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री 20.9 डिग्री
टेम्परेचर पे है। तो देखो इस तरह का तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, कितनी एनर्जी हमें गिवन है। क्योंकि मैंने तुमको फेज डायग्राम उसमें बताया कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है, मतलब हमें उसको एनर्जी वो लेगा, और जब हम लिक्विड या गैस से सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे तो वो एनर्जी को लिबरेट करेगा, छोड़ेगा। तो 5 ग्राम हमने इसको लिया था तो ये लिबरेट किया, तो इसी एनर्जी की वजह से ये 10 डिग्री ओवरऑल बढ़ गया। तो इसमें आइस पिघल गई है और स्टीम जो है कंडेंस होके वाटर में चेंज हो गई है, तो 125 ग्राम वाटर मिलेगा 20.9 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक क्लियर हो तो आप कर ले जाओगे। अब आता है फेज डायग्राम, जो आज का लास्ट टॉपिक है। फेज डायग्राम क्या है उसको हम बना लेते हैं। फेज डायग्राम बनता है टाइम और टेम्परेचर के बीच का, या टेम्परेचर एंड टाइम के बीच का जो डायग्राम आएगा वो फेज डायग्राम होगा। तो हम बनाते हैं। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। तो हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो किस पे है, 0 डिग्री पे है, उसका m मास है, ग्राम लिया गया है। तो क्या होगा कि पहले ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो पहले ये -10 डिग्री पे है, -10 डिग्री पे है। तो पहले ये -10 से 0 डिग्री पे जाएगा तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये 0 डिग्री पे इंक्रीज होगा, तो ये θ1 आ गया। उसके बाद ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेगा और यहाँ पे ये T1 टाइम होगा, फिर ये T2 टाइम होगा, फिर ये अपनी एनर्जी को यानी कि अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये हमने वाटर लिया है या आइस लिया हुआ है, आइस वाटर का, तो ये वाटर का फेजर डायग्राम है। तो ये 100 पे जाके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेगा और फिर जो है ये वाटर में चेंज होगा, और उसके बाद जो है ये फिर अपना बढ़ाएगा। तो ये θ2 है और ये θ3 है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था, आइस में था, सॉलिड है, सॉलिड। उसके बाद ये क्या हो रहा है, इसको सॉलिड प्लस लिक्विड में चेंज होगा। तब तक ये चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, टोटल सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये टोटल लिक्विड होगा, लिक्विड के बाद ये लिक्विड प्लस स्टीम होगा और यहाँ पे पूरा स्टीम होगा। यहाँ पे लेटेंट हीट आएगा और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे फ्यूज़न आएगा। अब θ2 क्या है या θ1 क्या है तो देख लेते हैं। तो इस फेजर डायग्राम में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जब हम एनर्जी दे रहे होते हैं, जब एनर्जी हम दे रहे होते हैं तब हमारा ये टेम्परेचर राइज होता है। तो Q इक्वल टू dE/dt, समय के साथ जो एनर्जी में चेंज होता है उसको हम Q बोलते हैं। ये पहला चीज़ है। अब देख लो कि E जो दिया जाएगा ms डेल्टा कैपिटल T होगा, जो एनर्जी होगी उसका फार्मूला ये है ms डेल्टा T। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dt में आ जाएगा ms डेल्टा T अपान स्मॉल t, डेल्टा T अपान स्मॉल t। अब देखो इसका स्लोप क्या आएगा, ये डेल्टा कैपिटल T है और अपान डेल्टा T। तो अगर हम स्लोप निकालें
डेल्टा टी अपान स्मॉल टी बराबर, अगर इसको क्यू रख लें, क्यू अपान एम एस, तो ये हमारा स्लोप आ गया। स्लोप क्या है? क्यू अपान एम एस। तो हम देखते हैं कि थीटा 1 बराबर थीटा 3, थीटा 1 बराबर थीटा 3, क्योंकि एस की वैल्यू आइस के लिए हाफ होती है और स्टीम के लिए भी हाफ होती है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, किससे? थीटा 2 से। तो ये थीटा 2 से बड़ा होता है। तो ये पहला कंक्लूजन है कि थीटा 1 और थीटा 3 इक्वल होगा और वो दोनों बड़े होंगे थीटा 2 से। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसको L1 माने और इसको L2 माने, यानी कि हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को 1 माने और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को 2 माने, तो L2 की वैल्यू ज़्यादा होगी L1 से। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है। तो इसमें इतना ही चीज़ होती है। अगर तुम्हें इतना चीज़ दिया गया हो, अगर ये फेजर डायग्राम दिया हुआ हो, तो तुम्हें पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये 10 डिग्री से 0 डिग्री में बदलने में एक स्लोप जो है लीनियर आएगा, उसके बाद जो है ये स्लोप यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था। फिर टेम्परेचर चेंज होगा, फिर ये लीनियर देगा, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये अपना स्टेट चेंज करेगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सब्सटेंस का था। अगर 2 सब्सटेंस का है तो वो कैसे आएगा? एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक सब्सटेंस A है जिसका मास 1 है, जिसका मास 1 है। और दूसरा सब्सटेंस 3m है, इसका S भी दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ऐसे हमें ग्राफ दिया हुआ है। पहला ये 50 डिग्री पे अपना फेज चेंज करता है, उसके बाद ये 180 डिग्री पे अपना फेज चेंज करता है, ऐसे चला जाता है। तो ये जब 0 से 3 सेकेंड पे पहुंचता है तो ये स्टार्ट होता है और ये 5 सेकेंड तक जाता है। ये 8 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में होता है। दूसरा कर्व दिया हुआ है जो इस तरह है। दूसरा कर्व जो है ये 2 डिग्री दिया हुआ था, ये 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में होता है। और यहाँ पे ये 9 सेकेंड से ये जो है हमारा क्या है क्वेश्चन में 15 सेकेंड तक जाता है। 15 सेकेंड तक जाता है। तो ये ग्राफ नोट कर ले। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन है, किसके बीच में है? तो पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन SA एंड SB बताना है कि सब्सटेंस ऑफ 1 का स्पेसिफिक हीट और सब्सटेंस ऑफ B का स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन होगा। तो उसके लिए स्लोप जो होता है स्लोप देखते हैं। तो क्या आएगा, थीटा अपॉन dt बराबर MS Q MS
ए, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो अगर हम देखें इसको थीटा 1 ले ले, थीटा ए ले ले, थीटा ए बराबर आ जाएगा Q अपान एम एस ए, और थीटा बी आ जाएगा Q अपान 3m एस बी। तो अगर हम ये थीटा की वैल्यू निकालें, पुट करें और कंपैरिजन करें तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से आएगा ए के लिए फॉर ए 50/2 बराबर QMSA, और फॉर बी के लिए क्या आ जाएगा, ये देखिए मैं गलती कर दिया था, 40 डिग्री, 40/3 Q/3MSB। दोनों को जब कंपेयर करेंगे, दोनों को डिवाइड करने पे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा SB इज़ ग्रेटर देन SA इज़ ग्रेटर देन SB। पहला क्वेश्चन, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो SB कम आएगा SA से, तो ये पहला क्वेश्चन होगा। और दूसरा हम लोग क्या पूछते हैं कि LF एंड LBF में क्या रिलेशन है, तो ये वाला पार्ट। तो LF के लिए देखा जाए तो LF के लिए LFA इंटू M बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 2C, और उसके लिए 6 - 3C इक्वल टू LFB 3M। तो ये आ जाएगा 3/3 बराबर LFA इंटू M LFB इंटू 3M। M ने M को मारा तो ये 3 ने 3 को मारा, तो LFA ग्रेटर देन LFB आएगा। तो LF ग्रेटर होगा LFB से। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं। फिर हमें यहाँ ये तीसरी चीज़ पूछ लेगा कि ये θ2A है और ये θ2B है। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ऑफ द सब्सटेंस A, तो इसको A माना जाए और इसको L लिक्विड लिखा जाए और स्पेसिफिक B लिक्विड का देखा जाए। तो सेम प्रोसीजर है, आप सेम फॉलो करोगे तो तुमको फिर यही मिलेगा। ये जो है 140 पे हो रहा है, तो तुमको SAL जो है ग्रेटर दिखेगा SB से। उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करोगे, सेम यही फार्मूला यूज़ करोगे। तुम अगर स्लोप निकाल लोगे तो यहाँ पे तुमको कंपैरिजन करके वो वैल्यू पता चल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन फिर वो पूछेंगे इसके बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपर ऑफ A, लेटेंट हीट वेपर ऑफ B। उसके लिए फिर क्या होगा कि दोनों में कितना हीट दोनों को लगा, तो उनके टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 15 - 9 जा रहा है, वो LV ये जाएगा इनटू मास। और यही फार्मूला जो है तुम आप दूसरे में यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि LAV जो है ग्रेटर देन होगा V से। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, दो फार्मूले लगा के आप जो है इससे कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये अगर तुम्हें दिया गया हो तो सारे कंपैरिजन करके और ये दो फार्मूला निकाल के जो भी पूछा गया है वो तुम निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम इससे फर्दर पढ़ाएंगे। थैंक यू।